देश के लिए खेलने का जज्बा हर किसी के दिल में होता है और खासकर ऐसे खिलाड़ी जो प्राकृतिक तौर पे या जिसे कह सकते हैं कि दिव्यांग हैं, वो उनमें विशेष तौर पर इस तरह की जज्बा देखने को मिलता है। ऐसे ही खिलाड़ी दीपक इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में जो उनको पेरू से बुलावा आया है कि वहाँ पर एक बैडमिंटन जो प्रतियोगिता होने जा रही है, वहाँ उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है, उसको लेकर इनके साथ किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या कुछ इन्होंने जो मदद मांगी किसी से, तो क्या इनकी किसी ने कोई मदद की है? जी, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक, 24 नवंबर को आपको पेरू के लिए निकलने का इन्विटेशन है। 28 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हो? असल में मुझे इस टाइम पे ट्रेनिंग अपने ग्राउंड पे होना चाहिए था, लेकिन फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से और स्पॉन्सरशिप के ढूंढने के लिए मुझे है ना अलग अलग NGOs, अपने मिनिस्टर्स, लोकल MLAs, MPs सबके पास मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कहीं से कोई सपोर्ट मिल नहीं पा रही है। और मैं अभी है ना मैंने मतलब फाउंडेशंस जो हैं, जैसे महिंद्रा फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस जो हैं जो इंडिया में हैं अवेलेबल, उन सबको भी मैंने मेल किया है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन अभी तक कोई उधर से जवाब आया नहीं है। दीपक, इससे पहले भी आप इंडोनेशिया में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं जी। उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए, शामिल होने के लिए किस तरह से आपने फाइनेंस का इंतजाम किया, कैसे जा पाए वहाँ? इसमें है ना वहाँ जाने के लिए मेरा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आया है, जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने प्राइवेट फाइनेंसर से इंटरेस्ट पे लिया था, ब्याज पे पैसा। और बाकी है ना कुछ पुलिस वाले हैं जो हमारे यहाँ, पुलिस वालों को सब कह भी सकते, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी हेल्प की। उनमें से कुछ सब इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने आपस में लगभग 40-50 रुपये उन्होंने इकट्ठा करके मुझे दिया। कुछ है ना मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिया, और कुछ बाकी का जो मेरे है ना फैमिली ने अपना जिसको जितना फैमिली से बना वो उन्होंने फंड रेज किया मेरे लिए। तो अब जो आप पेरू में जो टूर्नामेंट होने जा रहा है जी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कितना फंड पैसा खर्च होगा इसकी कोई जानकारी, तो कैसे उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैनेज में मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि पेरू का जो खर्चा है वो 3 लाख रुपए मिनिमम आना ही आना है, और मैं डिपेंड हो वहाँ फूड क्या का एक्सपेंसेस कितना होगा, 3.5 तक जा सकता है खर्चा, जिसमें लगभग 1.25 से 2 लाख रुपए की तो खाली फ़्लाइट ही है। जो हमारे BWF से सर्टिफाइड होटल्स हैं उनका पर डे का जो चार्ज होता है हमारा $60 है, फिर हमारी एंट्री फ़ीस होगी, हमारी टीम मैनेजर फ़ीस होगी, और बाकी है ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि है ना एकदम से कुछ रैकेट्स में प्रॉब्लम आ गई, कुछ रैकेट लेना पड़ गया, या कुछ इमरजेंसीज पड़ी, मेडिकल ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हम अगर जैसे हम कोई अगर ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराते हैं तो उसमें लगभग $100-200 हमको पहले अपनी जेब से देना है, फिर बाद में वो हमारा इंश्योरेंस कवर होता है। ऐसी बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर प्लेयर के साथ में हैं। जिनके पास में स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जिनके पास में स्पॉन्सर्स नहीं है उनको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अच्छा, आपने किस से मदद मांगी है अब तक? जैन चौधरी से भी सुना है कि वो सांसद निधि को खिलाड़ियों पर खर्च करने की बात की है उन्होंने, तो आपने उनसे भी गुजारिश की, तो क्या रहा? अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे उनसे फ़ोन पे तो संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने उनको मेल के और ट्विटर के माध्यम से उनसे संपर्क का कोशिश की। मैं माननीय सांसद संजीव बालियान जी से भी मिला, माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से भी मिला, मैं हमारे जिलाधिकारी जो हैं दीपक मीना जी, उनसे जब मैं इंडोनेशिया गया था जब मिला था, लेकिन दोबारा अब मुलाकात मेरी हो नहीं पाई है। और ऐसी है ना बहुत सारे जनप्रतिनिधि और मेरठ में जितनी समाजसेवी संस्थाएँ हैं इनमें उनसे भी मैंने संपर्क की कोशिश की, लेकिन और परतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बैडमिंटन से रिलेटेड भी हैं और जो क्रिकेट से रिलेटेड भी हैं, उन सबसे भी संपर्क की कोशिश की, लेकिन पैरा गेम्स में कोई स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। जब आप DM साहब से मिले थे, दीपक मीना जी से, तो उन्होंने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स दिया? जब तो सर को 10 से 15 दिन ही हुए थे जब उन्होंने मेरठ ज्वाइन किया था, जब मैं उनसे मिलने गया था कि अभी तो हमारे पास ये आपके लिए कोई ऐसा फंड या कोई निधि अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना RSO साहब से बात करता हूँ, अगर आपके लिए कुछ होगा तो हम देखते हैं। तो अब कैसे, क्या मानते हैं कि आप क्या शामिल हो पाएंगे खेल में, देश का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? हाल फिलहाल की स्थिति में तो ऐसा नहीं लग रहा है।
चाहता तो मैं ये हूँ कि है ना, मैं 2024 में ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, आने वाले साल में मुझे कम से कम 10 से 12 टूर्नामेंट खेलने होंगे। जब एक टूर्नामेंट की फंडिंग ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे आने वाले उन 10-12 टूर्नामेंट की फंड कहाँ से अरेंज करूँगा। तो ये थे दीपक जावला, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह की आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहे हैं। इनके अंदर बैडमिंटन को लेकर जो है जज्बा है, खेलते हैं, अच्छे तरह से देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडोनेशिया में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अब जो पेरू में प्रतियोगिता होने जा रही है, वहाँ जाने के लिए इनके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या दीपक जावला को इनके सपने पूरे करने का और देश का प्रतिनिधि करने का आगे मौका मिल पाएगा, या कोई और संस्था या कोई एनजीओ या कोई मंत्री नेता क्या इनकी मदद के लिए आगे आएगा। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपक जावला की मदर इस समय हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालातों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और बेटे का जो ये सपना है उसको पूरा करने के लिए वो किस तरह से संघर्ष कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता जी, बेटे में इतनी प्रतिभा छिपी हुई है, विदेशों तक खेल के आया, देश को रिप्रेजेंट किया है, अब आने वाली स्थिति में फिर उसको जाने का इन्विटेशन आया, मुकाम मिला है, तो किस तरह से आप तैयारी करवा रही हो, किस तरह के हालातों का आपको सामना करना पड़ रहा है? हालात तो ज़्यादा गंभीर है, बताओ क्या बताएं, लेकिन इसका सपना पूरा जाए, कोई हेल्प कर दे, इसकी कोई सांसद या नेता या किसी तरह खिलाड़ी कोई भी किसी तरह की इसकी हेल्प कर दे तो उससे बेटर। देखो हमारे लिए बड़ी परेशानी है, बहुत ही इस टाइम पे हम बहुत ही परेशान हैं। अच्छा, जिस तरह से इंडोनेशिया जब दीपक खेलने गए थे तो कैसे फंड का इंतजाम करा, कहाँ से वो फंड आया था? जब भी इधर उधर से कुछ ब्याज पे पैसा लिया, कुछ परिवार वालों ने सहयोग करा, कुछ नेताओं ने, कुछ इसके पुलिस वाले हमारे भी संपर्क में, इसके पापा भी पुलिस में थे, कुछ उन्होंने जब जाकर हुआ, लेकिन बहुत ही परेशानी, परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है इसकी। इस समय किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे? बहुत ही बस परेशान हो गए, बहुत ही परेशान ही है, बस बात ये है जी। आप मदद की गुहार लगाए कभी किसी से? बहुत जगह गए, भी घूमता फिरा, लेकिन क्या करे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। अब क्या चाहते हैं? कोई इसकी हेल्प कर दे, कहीं से भी हेल्प हो जाए, इसकी चला जाए, इसका सपना पूरा हो जाए। देखो बच्चे तो बच्चे ही हैं हमारे लिए, बच्चे का सपना पूरा हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है हमारे लिए। तो ये थी दीपक की माँ, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो अपने बेटे को जो सपना उसने देखा है देश के लिए खेलने का, आगे बढ़ने का, उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें बेहद गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस परिवार को और इस उभरते हुए खिलाड़ी के लिए कोई मदद के लिए आगे आएगा। कैमरामैन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।